उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ीनत है। मेरी माँ ने गुर्बत की वजह से मेरी शादी कम उम्री में ही कर दी थी, क्योंकि मेरा बाप बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। इसलिए पहले ही रिश्ते पर मुझे घर से चलता कर दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शोहर मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास ने उसको अपनी बहन से लेकर पाला था। फिर मेरी सास का भी एक बेटा पैदा हुआ और मेरे ससुर की वफ़ात हो गई, तो बचपन ही से घर का सारा खर्च मेरा शोहर ही चला रहा था। मेरे शोहर की आमदन अगरचे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, जबकि मेरा देवर इंतहा दर्जे का आवारा और लोफर लड़का था, लेकिन फिर भी अपनी माँ की आंख का तारा था, क्योंकि उसका अपना खून जो था। जबकि मेरा शोहर मेरी सास की नज़र में बस कमाने वाली मशीन था। फिर एक दिन मेरा शोहर घर से कमाने गया और शाम को उसकी लाश घर आ गई। सड़क से गुजरते किसी गाड़ी से टकरा गया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे यूं लगा मेरे सर का आसमान छिन गया है। कुछ दिनों बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो सास ने एक दिन कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारा शोहर तो अब चला गया है, तुम्हारा क्या इरादा है। मैंने कहा कि क्या मतलब अम्मी जी। कहने लगी कि पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारा शोहर उठाता था, अब तुम खुद कमाओगी और मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं कैसे कमाऊं, तो मेरी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारे काम का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, बस घर में बैठकर ही कमाना है समझो। मैंने सोचा कि अब कोई ठिकाना भी नहीं है जहां पनाह मिले, तो बेहतर है कुछ ना कुछ काम धंधा कर लूं। इसी बहाने रहने को छत तो मुयस्सर आएगी ना। मेरी सास मेरी सआदतमंदी से बहुत खुश हुई। अगले दिन शाम के वक़्त मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली, तो घर के सहन में दो मर्द बैठे थे। शक्ल से जराइम पेशा और कपड़ों से खाते पीते घर के लगते थे। मेरी सास उनकी खिदमतदारी में मसरूफ़ थी। फलों और जूस से उनकी तवाज़े हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास तो किसी को मुफ्त में मरी हुई मक्खी ना दे। लेकिन ये हैरानगी जल्द ही ख़त्म हो गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। मैंने पूछा कि अम्मी जान कैसा काम, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बहू तुम बहुत भोली हो, ये जो मर्द बाहर बैठे हैं तुम इनके साथ जाओगी। देखो सिर्फ एक रात के 10,000 वसूल किए हैं मैंने इनसे। मेरी सास ने मुट्ठी में बंद नीले नीले नोट मेरी आंखों के सामने लहराए, तो मुझे उसी वक़्त समझ आ गई कि मेरी सास ने जिस काम धंधे का जिक्र किया था वो कुछ और नहीं बल्कि जिस्म फरोशी था। मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने नफ़रत से कहा कि मुझे नहीं करना ये गंदा काम, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन अपना जिस्म फ़रोख्त नहीं करूँगी। मेरी सास एकदम तैश में आ गई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी कि देखो लड़की, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूँगी और बाहर भी सब लोग तुम्हारा जिस्म ही नोचेंगे। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी सास ने दोनों मर्दों की मदद से मुझे खींचकर घर से निकाला और कार में डाल दिया। एक आदमी ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरा मुझे बाजू से पकड़कर पिछली तरफ बैठ गया। कार अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपना शोहर याद आ रहा था, जिसने गरीब होने के बावजूद मुझे इज्जत और ज़िंदगी की छोटी छोटी सहूलतें दी। कार एक रहायशी इलाके में एक बड़े बंगले के गेट पर रुकी और गेट खुलने पर अंदर दाखिल हो गई। मुझे कार से उतार कर वो दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो, फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुमको कल सुबह बाहिफाजत तुम्हारी माँ के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपने पैसों की एक एक पाई वसूल करेंगे। ये कहते हुए
एक आदमी ने मेरी गाल पर चुटकी काटी और कहकहा लगाकर बाहर निकल गए। जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गए थे। मैं बेड पर लेटकर काफ़ी देर रोती रही। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। भले मैंने गुर्बत में बचपन गुजारा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा इज़्ज़त से जीना सिखाया था। मगरिब की अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोली। ताज़ा हवा अंदर आई तो मेरे अंदर की घुटन कुछ कम हुई। दीवार से बाहर बहुत बड़ा दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखें खिड़की तक आई हुई थीं और हवा से झूम रही थीं। मेरी सोचें अपने बचपन में चली गईं। हमारे सहन में भी ऐसा ही बहुत बड़ा दरख्त होता था, जिस पर सारा दिन चढ़कर मैं खेलती रहती, उसकी शाखों से झूलती और कई बार गिरती और माँ के मना करने के बावजूद फिर से दरख्त पर चढ़ जाती थी। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में कूदा। मुझे लगा कि ये दरख्त मेरी इज्जत बचा सकता है। मैंने फ़ौरन खिड़की तक आई, बड़ी बड़ी शाखों का जायज़ा लिया। ये आसानी से मेरा वज़न बर्दाश्त कर सकती थीं। मैंने एक मज़बूत शाख को पकड़ा और उसके सहारे नीचे लटक गई। जब मेरे पाँव एक मज़बूत और मोटी शाख पर जम गए तो मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। अगले 5 मिनट में मैं नीचे सड़क पर खड़ी थी। मैंने आसपास देखा और एक तरफ को दौड़ लगा दी। थोड़ा ही आगे मुझे ट्रेन की पटड़ी नज़र आ गई। मैं सीधी चलती हुई पटड़ी पर पहुंच गई और एक अनजानी सिमत की तरफ चल पड़ी। अचानक मुझे अपने पीछे से आती ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन ड्राइवर बार बार हॉर्न दे रहा था। मैंने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि ज़िंदा रही तो कदम कदम पर जिस्म के भूखे दरिंदे मेरा गोश्त नोचेंगे। बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर जाऊं। मैं चुपचाप सर झुकाकर चलती रही। मौत लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आती जा रही थी। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे पटड़ी से नीचे खींच लिया। उसी वक़्त ट्रेन शोर मचाती मेरे करीब से गुजर गई। जिस शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मरने से बचाया था, वो आधे घंटे बाद मुझे लेकर करीबी पुलिस स्टेशन बैठा था। मेरी सारी कहानी सुनकर थानेदार ने किसी को कॉल की तो थोड़ी देर बाद एक औरत और एक मर्द पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ज़रूरी कार्रवाई के बाद वो मुझे कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। ये मेरे जैसी बेसहारा और मुआशरे की सताई हुई लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बड़ा अदारा था, जहां पर मुझे बाइज़्ज़त तरीके से छत और 2 वक्त का खाना मिलने लगा। मैंने अपनी अधूरी तालीम दोबारा शुरू की और कुछ अरसे बाद मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर उसी अदारे की सरबराह बन गई। आज मैं अपने जैसी बेसहारा औरतों को सहारा देती हूँ और उनकी हिम्मत बनती हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हालात कैसे भी मुश्किल हों, हमेशा उनका मुकाबला करो, क्योंकि इसी में इंसान की बेहतरी होती है। और जिस शख्स ने मुझे ट्रेन के नीचे आने से बचाया था, आज मैं उसी की बीवी हूँ। नाज़रीन इकराम, इस तरह के दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।